गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। वेलकम टू हुक एंड पुल विद समर एंड मृदुल। हम लोग आज हाजिर हुए हैं इंडिया श्रीलंका की सीरीज़ ख़त्म होने के बाद। बहुत अच्छी सीरीज़ रही। मुझे लगता है कि जो भी इंडियन टीम अचीव करना चाह रही थी काफ़ी हद तक उसमें ज़रूर सफल रही है। मैचेस के बारे में बात करेंगे समर के साथ। तो समर, पहले बात करते हैं हम दूसरे मैच की। ज़बरदस्त मैच रहा। बड़ा क्लोजली कॉन्टेस्टेड, जो कि लग नहीं रहा था क्योंकि श्रीलंकन टीम थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी। पर दाद देनी पड़ेगी इस नई टीम की कि उन्होंने बहुत ही हौसले के साथ और हार नहीं मानी और एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन से मैच को निकाला। बिल्कुल मृदुल, बात करते हैं सेकंड मैच की, जिसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि ये न्यू इंडिया है। तो युवा जो है, आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में भी इन्होंने ऐसे कमाल करके दिखाया था। उसी तरह का कमाल उस दिन जो है दीपक चहर ने किया। मतलब दीपक चहर को मौका तो कभी बैटिंग का इतना ज़्यादा मिला नहीं कभी आज तक, लेकिन उस दिन उन्होंने बखूबी बैटिंग की। और हम लोग जब सीएसके की बात करते थे तो हम उनको 11वें में भी जोड़ते थे कि दीपक चहर की बैटिंग 11वें नंबर पे आनी है, क्योंकि उनको हम एज ए बैट्समैन कंसीडर करते हैं। बॉलिंग ऑलराउंडर है तो उनको ठीक ठाक बैटिंग आती है, लेकिन उनकी टीम में उनको मौका नहीं मिलता था, इसलिए कभी अपनी इसका एबिलिटी को शो नहीं कर पाए। बट उन्होंने एक ज़बरदस्त क्रिकेट खेली और एक पेशेंस के साथ खेला, टेम्परामेंट दिखाया और चेस को बहुत ही इजी बना दिया। और उनके साथ दिया भुवनेश्वर तो वैसे ही मतलब बैटिंग ठीक कर लेते हैं। काफ़ी टाइम से उनकी बैटिंग थोड़ी नीचे जा रही थी, पर अच्छा लगा देख के कि वो थोड़ा ध्यान दे रहे हैं अपनी बैटिंग पे और जैसा वो खेलते हैं बैटिंग में वैसे ही बैटिंग करी। दीपक चहर को कभी पता नहीं था कि उनके पास बैटिंग टैलेंट है। इनफैक्ट अब मैं पढ़ रहा हूँ कि जब स्टीफन फ्लेमिंग ने धोनी को बताया था इनके बारे में, तो ये लोग जो अलग अलग जगहों पे जाके देखते हैं प्लेयर्स को आईपीएल के लिए स्काउट करते हैं, तो एक्चुअली फ्लेमिंग ने उनको दीपक चहर को एज ऑलराउंडर बोला था। तो लेकिन कभी वो चीज़ दिखी नहीं। सीएसके में भी हाँ, मैंने उनको कुछ लंबे छक्के मारते हुए ज़रूर देखा है आईपीएल में, लेकिन एक समझ बूझ वाली जो इनिंग होती है और जो जैसे लोग कहते हैं धोनी टाइप इनिंग्स कि लेके जाओ और लास्ट में देखेंगे, वैसी इनिंग खेली। तो बहुत अच्छा लगा देख के। और इससे ये भी लगा कि क्योंकि हार्दिक पांड्या जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं और इंडिया को एक ऐसे ऑप्शन चाहिए, थोड़ा सीम करने वाला ऑलराउंडर। विजय शंकर के साथ इंडिया ने ट्राई किया था, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाए, अपनी प्रतिभा को इतना इंटरनेशनल स्टेज पे साबित नहीं कर पाए और आईपीएल में भी उनका थोड़ा डाउन स्लाइड ही है, ऊपर तो नहीं चढ़े हैं। तो अगर दीपक चहर, क्योंकि वो अच्छी स्विंग बॉलिंग करते हैं, वनडे के अच्छे प्लेयर हैं, T20 में तो वो बहुत अच्छा खेलते ही हैं, तो अगर वो अपनी थोड़ी बैटिंग डेवलप कर लेते हैं तो वो इंडिया के लिए जो ये हार्दिक पांड्या का एक सब्स्टिट्यूट होने में दिक्कत हो रही है, वो काफ़ी मदद हो जाएगी। नहीं, ऊपर से मृदुल क्या होता है, कभी कभी क्लोज गेम्स में अगर आपके पास विकेट नहीं है ना, और आपके पास लोअर ऑर्डर पे अगर आपके पास ऐसे बैट्समैन हो जो कम रन को चेस कर सकते हो कम बॉलों पे, क्योंकि इनके अंदर हिटिंग की एबिलिटी है। और साथ साथ आप इंडिया में देखते होंगे कि अभी हम लोग यही बात करते हैं कि इंडिया के जो बॉलर्स हैं, जो शमी की बात कर ले, उमेश यादव हो गए, अपने क्या नाम है, बुमराह हो गए, इन सब के साथ क्या है कि इनको बैटिंग बिल्कुल नहीं आती है। बिल्कुल। जबकि दूसरी टीम्स में अगर आप देखोगे तो उनके ऑलराउंडर्स जो होते हैं, जैसे सऊदी की बात कर लें या आप इंग्लैंड के क्रिस वोक्स खेल लेते हैं, सैम करन खेल लेते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। बिल्कुल है, तो ये एक एडवांटेज है टीम के लिए। और वो धोनी के अंडर में ट्रेनिंग ले रहे हैं, सीएसके के लिए इतने दिन खेले हैं, तो कुछ चीज़ें उनसे भी सीखने को मिलेगी। और साथ साथ ये एक इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि हमने जो है दीपक चहर को बैटिंग करते हुए देखा और एक अच्छा रन चेस उन्होंने हासिल किया अपने दम पे। तो बिल्कुल। अब बात करते हैं थोड़ी तीसरे मैच की। इंडिया ने काफ़ी चेंजेस किए, कुल मिला के 6 चेंजेस थे, जिसमें से 5 डेब्यूटेंट भी थे। अब उसमें बात यह है कि क्या हासिल करना चाह रही थी टीम इस मैच से। मैं जितना भी राहुल द्रविड़ को समझा हूँ, वो चाहते हैं कि कोई भी प्लेयर टीम पे जाए तो वो सारों को मौका मिले। तो मुझे लगता है कि इस लिहाज से ही इतने चेंजेस किए गए। पर अगर मैं देखूं कि इंडिया के पास अब ज़्यादा ऑप्शन है नहीं T20 वर्ल्ड कप से पहले, तो शायद T20 वर्ल्ड कप वालों को ज़्यादा एक शायद चांस दे सकते थे तीसरे वनडे में, जिसमें मैं चक्रवर्ती को देखना चाहता था कि थोड़ा उनके पूरे 10 ओवर देखे कि वो कैसा करते हैं। और
दूसरा ज़रूर मैं देवदत्त पाटिकल को भी देखना चाहूँगा। होपफुली ये जो 3 T20 है उसमें उनको मौका मिलेगा, लेकिन पृथ्वी शॉ को ये देखना होगा कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपने जो है फिर अपने आप को ऐसे साबित करना है कि टीम मैनेजमेंट को आपको टीम में ना लेने में दिक्कत हो। देखिए आज के मैच में मृदुल मुझे तो ये नहीं समझ में आया कि चेंजेस करने नहीं चाहिए। अगर आप, मैं मानता हूँ कि आप सीरीज जीत गए हो, वनडे 2-1 2-0 से आगे थे आप, बट आपको क्लीन स्वीप के लिए हमेशा जाना चाहिए पहली बात। और आपने मतलब ये जो ऐसे प्लेयर्स जो आज खेले, तो मुझे लगता नहीं है कि ये 2022 से पहले खेल पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो ये टीम गई है वो टीम है जो अभी भी अपनी मतलब इंडियन टीम की जो मेन स्क्वाड है उसमें जगह बनाई नहीं है उन्होंने। तो जिसमें से अगर आप बैटिंग की बात करोगे तो सिर्फ एक मेजर चेंज था, वो था जो आज संजू सैमसन को मौका मिला है। अदरवाइज तो सेम टीम ही खेल रही थी। बिल्कुल। और सबसे बड़ा कंसर्न मुझे अभी तक ये लग रहा है वो है हार्दिक पांड्या, क्योंकि उनको 3 मैचेस हो गए हैं, उनका शो जो है बहुत ही फ्लॉप रहा है इस बार, और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। जो दिक्कतें अभी भी इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में दिख रही हैं वो ये है कि नंबर 3 अभी आई थिंक फाइनल नहीं है। संजू सैमसन $1 मिलियन बैट्समैन लगते हैं जब वो ऑफ साइड पे शॉट मार रहे होते हैं, और आज भी जो जैसा खेले मज़ा आ रहा था देखने में, लेकिन अपनी विकेट गिव अवे बहुत इजीली करते हैं। आई थिंक उनकी जो शॉट सिलेक्शन है उसमें उनको बहुत काम करने की ज़रूरत है, और टाइम उनके हाथ से निकलता जा रहा है। आज फिर एक मौका मिला, फिर एक 100 का मौका था, फिर उन्होंने एक 100 जो है वो मिस किया। दूसरा जो ऑफकोर्स आपने बात करी हार्दिक पांड्या की, आई थिंक वो कोशिश कर रहे हैं बॉलिंग करने की, लेकिन आज तो बॉलिंग बहुत ही एवरेज थी। तो और ये होता है जब आप अवॉइड करते हैं अपने एक फैसेट ऑफ गेम को कि उनको उसकी वजह से मुझे इंजरी ना हो, तो वो आपके पीछे चली जाएगी वो गेम। और ये लगा उनकी बॉलिंग दिन ब दिन जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। तो मेरे ख्याल से दीपक चहर की तरफ अब सोचना चाहिए, और बैटिंग जब भी ये T20 वर्ल्ड कप आता है मेरे ख्याल से आई थिंक अब जो आने वाले 3 हैं मैच श्रीलंका के खिलाफ, उसमें मेरे ख्याल से आप एक तो नंबर 3 के लिए सोचें, ईशान किशन है या संजू सैमसन है, और अगर देवदत्त पाटिकल को ऊपर चढ़ा के आप विराट कोहली को इधर लाना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। KL राहुल भी T20 में ओपन ही करते हैं, तो वो भी एक सिनारियो है। अब की वो तो आपके हिसाब से क्या लाइनअप लगती है इंडियन टीम की वर्ल्ड कप में? क्योंकि मेरे हिसाब से जैसा कि सबको पता है कि विराट कोहली ने कहा है कि मैं ओपन करूंगा रोहित के साथ, तो ये दोनों ओपनिंग हो गए। फर्स्ट डाउन पे अभी भी जगह नहीं बनती, मुझे लगता है शायद सूर्य कुमार यादव को मौका मिलेगा फर्स्ट डाउन के लिए, जो अभी तक सबसे मेजर कंटेंडर है। आई थिंक सूर्य कुमार ने अपनी जगह मोर और लेस पक्की कर ली है मिडिल ऑर्डर में, और मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि वो जिस तरह से स्पिन को खेल रहे हैं, आई डोंट थिंक देयर इज अ बेटर प्लेयर ऑफ स्पिन इन इंडियन टीम एज ऑफ नाउ, इंक्लूडिंग विराट एंड रोहित, क्योंकि उनके पास बहुत रेंज है। उनके पास ऑफ साइड पे है, स्वीप है, उनके पास पैडल स्वीप है, बहुत अच्छा, उनके पास लॉफ्टेड जो है शॉट्स हैं, तो उनके पास रेंज है स्पिनर को मैनिपुलेट करने की। तो मेरे ख्याल से मिडिल ऑर्डर तो एक आपका फाइनल हो गया, फिर आपके ऋषभ पंत खेलेंगे। तो दिक्कत है कि आपको उसके साथ संजू सैमसन चाहिए, ईशान किशन चाहिए, KL राहुल चाहिए, क्योंकि KL राहुल थर्ड डाउन खेलेंगे मुझे लगता है T20 में भी। आई थिंक समझ मेरे ख्याल से, क्योंकि अब इंडिया को एडवांटेज हो गया है कि IPL आधा अभी बाकी है और वो भी UAE में ही है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ ऑडिशन जो है वो IPL के दौरान चलेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि विराट जो है वो ओपन करेंगे सारे मैचों में RCB के लिए, और देखेंगे कि वो कैसा खेल रहे हैं। और KL भी मेरे ख्याल से किंग्स 11 के लिए पूरा ऑडिशन देंगे कि वो अपनी ओपनिंग जगह छोड़े नहीं, वो ये रहेगा। बट मुझे लगता है KL थर्ड डाउन खेलेंगे, सेकंड डाउन तीसरे नंबर के लिए मुझे जो लगता है, जहाँ तक आई थिंक फाइट संजू सैमसन और ईशान किशन के बीच में ही है, जिसमें मुझे लगता है कि आप ईशान को खिलाएं, क्योंकि एक तो लेफ्ट हैंडर आ जाता है 2 राइट हैंडर के बाद। तो फिर आप सूर्य को कहाँ खिलाएंगे सेकंड डाउन पे? सूर्या मेरे लिए सेकंड डाउन आएंगे, तो वहाँ पे ऋषभ पंत 3 डाउन आएंगे, हार्दिक पांड्या 4। फिर आप थर्ड डाउन पे फिर KL राहुल को कहाँ रखेंगे?
आई थिंक केएल राहुल का मुझे जो लगता है कि या तो आप अगर केएल राहुल को आपने खिलाना है या तो ऊपर खिलाएं, या तो आप First उसको एज ओपन खिलाएं, नहीं तो उनकी जगह मुझे नहीं लगता। वनडे में ज़रूर वो मिडल ऑर्डर में खेल सकते हैं, पर T20 में क्योंकि आपके पास एक लाइन है हिटर की, आपके पास सूर्या है, आपके पास ऋषभ है, आपके पास हार्दिक है, तो फिर उसमें आपको केएल राहुल को फिट करने की ऊपर जरूरत से आपके पास जडेजा होंगे, आपके पास जडेजा भी है। तो ये थोड़ा सा जो है सारे जो प्लेयर्स हैं, जो खासकर युवा प्लेयर्स हैं, इनके लिए अच्छा मौका है। ये नहीं तो अगले साल भी वर्ल्ड कप है ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पे ये जो है जब भी उनको मौका मिले उसमें परफॉर्म करके दें। और आपकी बात सुन के मुझे अब लगता है कि समर शायद ये 3 लोगों में फाइट रहेगी नंबर 3 के लिए, केएल, ईशान, संजू सैमसन। चलिए देखते हैं कि क्या रहती है। बट ये है कि अभी जो T20 शुरू होने वाला है श्रीलंका के साथ, और उसमें पता चल जाएगा कि मेजर कंटेंडर कौन है इस T20 वर्ल्ड कप के लिए। आउट ऑफ द बॉक्स अपना नाम तो नाम नहीं रख बना रहा है। आई थिंक हाँ। उनमें से एक वरुण चक्रवर्ती को देखना हाँ, चाहेंगे हम जरूर, क्योंकि वो एक जरूर। मिस्ट्री स्पिनर है और उनकी जरूरत पड़ सकती है इंडिया को वर्ल्ड कप में। बिल्कुल, क्योंकि तो- आई थिंक कुलदीप तो रेंज से बाहर है, फिर आपके पास जडेजा तो है ही, लेकिन उसके अलावा आपके पास अभी विकल्प सिर्फ चहल है। क्योंकि यूएई में विकेट थोड़ी सी स्लो होती है, तो मुझे लगता है वहाँ पे इंडिया 2 या 3 स्पिनर तो खिलाएगा। 2 तो एटलीस्ट रहेंगे ही रहेंगे। बिल्कुल, पर कुछ तीसरे भी का- करे, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ जो है स्पिनर ना खिलाए बहुत मारते हैं चहल को। हाँ, तो वो चहल को वो भी रहेगा। तो देखते हैं क्या रहती है लाइनअप। तब तक हम 3 T20 है उससे पहले आपके साथ फिर से एक बार जुड़ेंगे और फिर देखते और हैं। टेस्ट मैच के बारे में भी बात करेंगे, तब तक टेस्ट मैच का भी समय आ जाएगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हुक एंड पुल विद समर एंड मृदुल। थैंक यू। थैंक यू।